सीताराम भाई बहनों, तो आज हम और आगे बढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम वाले चैप्टर में। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी को फुस कर देने वाला। ठीक है, तो ये इसको हम आज पढ़ेंगे और बहुत मज़ेदार कंसेप्ट है। ठीक है, पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, मेरा नाम है सुजय। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। होता क्या है जीडीपी डिफ्लेटर में, ये यूज़ आता है ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने के लिए कि आपने नॉमिनल जीडीपी निकाल ली, रियल जीडीपी निकाल ली। अब आपको इन्फ्लेशन निकालना कितना है, ठीक है ना। तो इन्फ्लेशन कितना आएगा वो हमारे को बताएगा जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है जी। अब इसमें सर ये नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, ये क्या है? अब इसमें बड़ा टेंशन हो गया। नॉमिनल माने नकली, ये हमने पढ़ा था। नॉमिनल माने नकली, रियल माने असली। ठीक है, रियल माने असली। ठीक है, तो रियल में हमने पढ़ा था, रियल जीडीपी हमने पढ़ा था कि इट इज ओनली अफेक्टेड बाय चेंज इन वैल्यू ऑफ आउटपुट। कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में जब चेंज होगा, यानी कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में जब कोई चेंज आएगा तो रियल जीडीपी चेंज होगी। बट अगर नॉमिनल जीडीपी में, अगर नॉमिनल जीडीपी चेंज होनी है, अगर नॉमिनल जीडीपी चेंज कैसे करेंगे, उसके लिए चेंज इन आउटपुट में भी आना चाहिए, या तो चेंज इन आउटपुट में आना चाहिए, या फिर चेंज इन प्राइस में आना चाहिए। ठीक है, उसमें चेंज इन प्राइस भी कंसीडर कर लेते हैं नॉमिनल में, और रियल में सिर्फ चेंज इन आउटपुट पे हम फोकस करते हैं। इसमें हम एक बेस प्राइस ले लेते हैं कि 10 सालों के लिए हमने एक ही प्राइस ले लिया। क्या 10 सालों में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन नहीं आएगी? जरूर आएगी, पर हम इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंसीडर नहीं करते हैं इन केस ऑफ रियल जीडीपी। बट इन केस ऑफ नॉमिनल जीडीपी हम इन्फ्लेशन डिफ्लेशन प्राइस चेंजेस जो हो रहे हैं इकोनॉमी में उन सबको कंसीडर करते हैं, एंड हम चेंज इन आउटपुट भी कंसीडर करते हैं। तभी इसका जो फॉर्मूला हो जाता है नॉमिनल जीडीपी का, वो ये बनता था, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इनटू करंट प्राइस ऑफ करंट ईयर प्राइस ऑफ दैट सर्विस, करंट ईयर प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये हमने लिखवाया था, मैंने लिखवाया था लास्ट क्लास में कि वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इनटू करंट प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, कि उस फाइनल गुड्स और सर्विसेज का करंट प्राइस क्या है। ठीक है, अभी का प्राइस क्या है, उससे निकल जाती थी नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, और उससे क्या निकल जाती थी, जो रियल जीडीपी होती थी उससे, उसका क्या फॉर्मूला होता था, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इनटू बेस प्राइस ऑफ बेस ईयर। कि जो बेस ईयर का जो हमने प्राइस लिया है 10 सालों के लिए, हमने माना है कि लेस 10 रुपए का रहेगा। 10 सालों के लिए हमने माना है कि कोलगेट 100 रुपए का रहेगा। ठीक है, 10 सालों के लिए हमने माना है कोलगेट 100 रुपए का रहेगा। चाहे वो कल को अगले दिन ही 106 का हो जाए या 110 का हो जाए, फिर भी हम कितने का मानेंगे? 100 रुपए का मानेंगे, क्योंकि हमने 100 रुपए बेस प्राइस लिया हुआ। तो रियल जीडीपी में क्या होता था, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इनटू प्राइस ऑफ बेस ईयर। और यहाँ पे होता था नॉमिनल जीडीपी पे वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इनटू चेंज इन प्राइस ऑफ करंट ईयर। ठीक है, नॉमिनल माने नकली, नकली क्योंकि बदलता रहता है ना, इसलिए नकली है। ठीक है, असली तो वही है क्योंकि वो वैल्यू ऑफ आउटपुट से चेंज हो रहा है, सिर्फ वैल्यू ऑफ आउटपुट से चेंज हो रहा है, तो असली ये चीज है। ठीक है, अब होता क्या है कि नॉमिनल जीडीपी में क्योंकि इन्फ्लेशन आएगा, डिफ्लेशन आएगा, तो नॉमिनल जीडीपी ऊपर भी उठेगी, नीचे भी गिरेगी। इन्फ्लेशन के केस में अगर हम एलेट कर लेते हैं कि वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कांस्टेंट है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन के केस में नॉमिनल जीडीपी बढ़ जाएगी क्योंकि प्राइसेस राइज हो जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे प्राइस यहाँ पे लिख देते हैं नॉमिनल जीडीपी। ऐसे मेरे को लग नहीं रहा लिखने की जरूरत है, पर किसी ने पुराना ना पढ़ा हो, डायरेक्ट इस पे आ गया हो। नॉमिनल जीडीपी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इनटू प्राइस ऑफ करंट ईयर। ठीक है, इसमें करंट ईयर का प्राइस लिया जाएगा, इसमें इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंसीडर करा जाएगा। अगर हम इसको ले लेते हैं कांस्टेंट और इन्फ्लेशन आ गया, ठीक है, कांस्टेंट है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कांस्टेंट है, प्राइस ऑफ करंट ईयर में बढ़ गया, इन्फ्लेशन आ गया, तो नॉमिनल जीडीपी भी बढ़ जाएगा। ये बढ़ा तो ये भी बढ़ जाएगा। अगर डिफ्लेशन आ गया
प्राइस ऑफ करंट ईयर घट गया तो नॉमिनल जीडीपी भी घट गया, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला जाता है नकली जीडीपी, ठीक है। ये तरीका है याद करने का। तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला ये है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। अच्छा जी सर ये कैसे आया, इसकी भी डेरिवेशन तो नहीं करवाएंगे बट इसको सुन लो। नॉमिनल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी में चेंजेस आएगा ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस, ठीक है, ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस। यहाँ पे आ रहा है देखो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी सेम है, किसकी टर्म्स में, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज नॉमिनल में भी आएगा, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज रियल में भी आएगा, बट जो चेंज है दोनों में वो है, यहाँ पे आपका नॉमिनल में आएगा प्राइस ऑफ करंट ईयर और यहाँ पे रियल जीडीपी में आएगा आपका प्राइस ऑफ बेस ईयर, ठीक है। तो प्राइस ऑफ एक तरीके से कह ले, देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट इनटू यहाँ पे होगा वेरिएबल प्राइस, यानी कि चेंज इन प्राइस, इसको कंसीडर करा जाएगा। ये मैं एक तरीके से ऐसे फॉर्मूला बना रहा हूँ और यहाँ पे ये ऐसे एक्चुअल में लिखना नहीं है आपको, मैं समझाने के लिए, मैथमेटिकली समझाने के लिए बता रहा हूँ। रियल जीडीपी में वैल्यू ऑफ आउटपुट इनटू प्राइस ऑफ बेस ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू ऑफ आउटपुट गए और डेल्टा पी अपॉन पीवी बच गया, यानी कि चेंज इन प्राइस अपॉन बेस प्राइस बच गया, ठीक है। तो चेंज इन प्राइस मतलब कि प्राइस में कितना चेंज होगा अपॉन बेस प्राइस, इसमें इनटू कर देंगे 100, ठीक है। अगर इसमें तीन केसेस बनते हैं। अगर यहाँ पे चेंज इन प्राइस मान लो बेस प्राइस से ज्यादा है, कि मान यहाँ पे देखो 100 रुपए का आपका कोलगेट था जो जिसका प्राइस चेंज हो गया, डेल्टा पी हम एज्यूम कर लेते हैं कि डेल्टा पी है 106, प्राइस चेंज होके हो गया 106 और बेस प्राइस पी बी प्राइस ऑफ बेस ईयर है 100 रुपए, ठीक है। 106 अपॉन 100 इंटू 100, ठीक है। 100 से 100 कट गया, ठीक है, यहां पे बच गया 106। तो ये क्या है सर, इसका मान है, इसका मतलब ये है भाइयों बहनों कि यहाँ पे इस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हुआ है कि जब भी 100 से ऊपर आएगी, जब जीडीपी डिफ्लेटर, व्हेन जीडीपी डिफ्लेटर, अभी एक काम करें इसके अच्छे से कैसे समझेंगे, ठीक है। आप तब तक ये नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट स्लाइड में इसके अच्छे से केस समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है। रियल जीडीपी इज अफेक्टेड बाय चेंज इन रियल आउटपुट एंड नॉमिनल जीडीपी इज अफेक्टेड बाय चेंज इन आउटपुट एंड चेंज इन प्राइस बोथ। जीडीपी डिफ्लेटर कैन बी यूज्ड टू फाइंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। जीडीपी डिफ्लेटर जो है रेट ऑफ इन्फ्लेशन फाइंड आउट करने के लिए भी काम आ सकता है। अब बात करते हैं इसी के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, समझ रहे थे। यहाँ पे बात क्या है कि आपका अगर जीडीपी, और बार बार लिखने में आलस आता है, जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर या लिख कोई दिक्कत नहीं है, समझाना अच्छे से पड़ेगा भैया। जीडीपी डिफ्लेटर, इफ जीडीपी डिफ्लेटर, अब ये लिखते जाना, अब यहां से लिखते जाना, इफ जीडीपी डिफ्लेटर इज ग्रेटर देन 100, this means inflation, this means inflation. If GDP deflator, second case, GDP deflator is less than 100, कि मतलब कि प्राइस गिर गए इकोनॉमी में, प्राइस गिर गए क्योंकि नॉमिनल जीडीपी जो है वो रियल जीडीपी से फिर कम आएगी, है कि नहीं, क्योंकि चेंज इन वैल्यू ऑफ आउटपुट तो सेम रहेगा ना,
जो हमारी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस होगा वो तो दोनों में सेम रहेगा। चेंज आएगा कहाँ पे? चेंज इन प्राइसेस में, प्राइसेस में चेंज आएगा, जो चेंज आएगा प्राइस में चेंज आएगा। ठीक है, तो अगर नॉमिनल जीडीपी घट गया, नॉमिनल जीडीपी अगर रियल जीडीपी से कम चला गया, मतलब कि प्राइस बेस ईयर से कम चला गया, यानी कि इकोनॉमी डिफ्लेशन में है, इसलिए हम इसको बोलेंगे। अच्छा, फिर अगर नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी से कम होगा तो 100% श्योर है कि 100 से नीचे आएगा जीडीपी डिफ्लेटर। 99, 98, 90, 80, 40, 45 कुछ भी आ सकता है, 100 से नीचे कुछ भी आ सकता है। इस केस में माना जाएगा डिफ्लेशन। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर आप बुद्धू बना रहे हो हमारे को, आपने बढ़ने वाला केस बता दिया, भाई जीडीपी डिफ्लेटर 100 से ऊपर होगा तो क्या होगा, जीडीपी डिफ्लेटर 100 से कम होगा तो क्या होगा। अब भैया सर जी आप हमारे को ये बता दो कि जीडीपी डिफ्लेटर अगर इक्वल्स टू हो जाए 100 के तो क्या होगा। इसका मतलब कि ये है कि बेस प्राइस, यहां पे जो डिफरेंस है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में, वो बस प्राइस का डिफरेंस है। वैल्यू ऑफ आउटपुट तो दोनों का ही सेम आएगा ना भैया, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज तो सेम ही ले रहे हैं ना दोनों इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में एक ही तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज निकलेगा ना, तो इन दोनों का वैल्यू ऑफ आउटपुट और इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट तो सेम है। फर्क आ रहा है यहाँ पे चेंज इन प्राइसेस में, प्राइसेस में फर्क आ रहा है ना, प्राइसेस में फर्क आ रहा है। जीडीपी डिफ्लेटर अगर इक्वल टू है 100 के, इसका मतलब सर ये है कि आपकी जो प्राइस जो प्राइस ऑफ करंट ईयर है वो इक्वल टू है प्राइस ऑफ बेस ईयर। इसका मतलब ये है, इसकी एप्लीकेशन ये है, प्राइस ऑफ करंट ईयर इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ बेस ईयर, कि मतलब कोई चेंज आया ही नहीं तो इसको बोलेंगे अपन नो चेंज, कोई चेंज नहीं आया, यहाँ पे कोई प्राइस चेंज नहीं हुआ है इस इकोनॉमी में। ठीक है, ये 3 केसेस है। जीडीपी डिफ्लेटर जब कम होगा 100 से, इसका मतलब भाइयों बहनों ये है कि नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी से कम है, नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी से कम है ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस। और नॉमिनल जीडीपी में हम लेते हैं प्राइस ऑफ करंट ईयर, यानी कि एक तरीके आप कह लो, यहाँ पे चेंज इन प्राइस लिया है, हाँ प्राइस ऑफ करंट ईयर लिया है, चेंज इन प्राइस भी लिख सकते हैं। प्राइस चेंज इन प्राइस नहीं लिखेंगे वो गलत हो जाएगा, प्राइस ऑफ करंट ईयर ही सही है। ठीक है, प्राइस ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ करंट ईयर will be less than price of base year, कि जो करंट ईयर का प्राइस है वो बेस ईयर के प्राइस से नीचे गिर गया है, इसका मतलब कि इकोनॉमी डिफ्लेशन में है। ठीक है, यहाँ पे देखो चेंज, ये आपको मैंने फॉर्मूला दिखा दी है, मेन आपको कहानी समझा दी है। ये चीज कोई टीचर बता दे मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, ये चीज आपको ये फॉर्मूला कोई टीचर नहीं बताएगा कि जो मेन डिफरेंस होता है नॉमिनल और रियल जीडीपी में वो सिर्फ प्राइस का है, सिर्फ प्राइस का। चाहे आप ट्यूशन में चले जाओ, ट्यूशन में भी ये चीज आपको इतनी डिटेल में नहीं समझाई जाएगी, चाहे आप ऑफलाइन क्लासेस ले लो। ठीक है, इतनी डिटेल में कोई नहीं सिखाएगा, क्योंकि मैं स्टूडेंट रहा हूँ तो मैंने जो प्रॉब्लम फेस करी इसलिए मैं उस डिटेल में जाकर आपको समझा पा रहा हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ पंगा पड़ता है सिर्फ प्राइस का, यहाँ पे होता है करंट प्राइस, इसको चेंज इन प्राइस नहीं लिखेंगे, इसको करंट प्राइस लिखेंगे, करंट प्राइस, करंट प्राइस। और ये है बेस प्राइस। ठीक है, ये है बेस प्राइस, ये है करंट प्राइस। तो ये भाइयों बहनों 3 केसेस बन जाते हैं आपके, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और नो चेंज के, कि एक समय पे आपकी जो है इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ रहे हैं,
एक समय पे प्राइसेस घट रहे हैं और एक समय पे प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। तो ये भाइयों बहनों 3 केसेस है। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, प्राइस ऑफ करंट ईयर मोर देन प्राइस ऑफ बेस ईयर। देखो लॉजिकल सी बात है, अगर अभी भी नहीं समझ में आया, उन बच्चों के लिए जिनको नहीं समझ में आया उनको मैं लास्ट टाइम समझा रहा हूँ, जिनको समझ में आ गया वो वीडियो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम समझा रहा हूँ एकदम। देखो आपने एक बेस प्राइस सेट कर लिया 2020 का, 2020 का एक बेस प्राइस सेट कर लिया, ठीक है, प्राइस बेस, ठीक। आपने 2020 का एक बेस प्राइस सेट कर लिया कि भैया एक किलो आम जो है या गोलगप्पे जो है, गोलगप्पे के ऊपर चलो करते हैं चर्चा थोड़ी, ठीक है ना। आपके जो है 4 गोलगप्पे आपको 10 रुपए में मिलेंगे। बेस प्राइस सेट हो गया ये, ठीक है। अब अगले ही साल 2021 में अगर ये देखो यहाँ पे, अगर ये अगले ही साल 2021 बन गया और ये करंट प्राइस बन गया, करंट प्राइस, तो 4 गोलगप्पे आपके हो गए मान लो 20 रुपए के। 2021 में 4 गोलगप्पे हो गए 20 रुपए के। तो कितने का प्राइस चेंज आया? बेसिकली आपने ये देखना कि प्राइस चेंज कितना हो रहा है कि नहीं। यहां पे आपका बेस प्राइस था 10 रुपए, आपका करंट प्राइस बन गया 20 रुपए, 10 रुपए बढ़ गया ना। तो यही तो हम यहां पे ले रहे हैं कि 10 रुपए बढ़ गया, तो जो नॉमिनल जीडीपी है, गोलगप्पे तो उतने ही प्रोड्यूस हुए ना, शर्त ये गोलगप्पे उतने ही प्रोड्यूस होंगे, 4 गोलगप्पे, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी 10 रुपए ज्यादा आएगा रियल जीडीपी के, ठीक है। इससे क्या पता चलेगा कि महंगाई बढ़ी ना। जिस चीज को खरीदने के लिए पहले आप 10 रुपए खर्च करते थे, आपको 20 रुपए खर्च करना पड़ रहा है, तो महंगाई बढ़ी यानी कि इन्फ्लेशन आया। यही सेम चीज में अगर हम घटा दे कि 4 गोलगप्पे हमारे को 10 रुपए के मिल रहे थे और 2021 में 4 गोलगप्पे हमारे को 5 रुपए के मिलने लग गए, तो वो डिफ्लेशन का केस हो जाएगा। और यही अगर 2020 में 4 गोलगप्पे 10 रुपए के मिल रहे थे और 2021 में 4 गोलगप्पे 10 रुपए के ही मिलते हैं, तो नो चेंज है। सिंपल सी बात है, कोई दिमाग में प्रेशर लेने वाली बात नहीं है। बहुत आसान टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, मजा आ जाता है पढ़ाते हुए भी पढ़ते हुए भी। तो देखते हैं हमारा क्या है तो हमारी क्लास आई थिंक आज की हो गई है, ठीक है। आज की क्लास खत्म करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। आइटम्स इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम एंड आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, वो वाला टॉपिक क्लियर करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहो, नोट्स बनाओ। नोट्स इज द की टू सक्सेस, ये मेरा फॉर्मूला है। नोट्स बनाओगे आप एक दिन पहले आप सारी तैयारी कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है तो और आप अपनी राइटिंग अच्छे से पढ़ सकते हो, तो मैं आपको शर्त लगा के कह सकता हूँ आप एक दिन पहले पढ़ के जाओगे और आपके 90% अबव आएंगे। बस शर्त यह है कि नोट्स शिद्दत से बनाने हैं, और अगर आप एक दिन पहले पढ़ रहे हो तो आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए बस, और इसे दिमाग में बैठा लेना। देखो मैं कह रहा हूँ एक्सेसिव रिवीजन करने की वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक्सेसिव रिवीजन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नोट्स बना रहे हो तो देख परख के अच्छे से समझ के बनाओ, अच्छे से मतलब ऐसे समझो, अपने कानों को ऐसे खोल के रखो कि जो मेरी आवाज़ आपके कानों में चली जाए वो आपके माइंड में रजिस्टर हो जाए, आपके माइंड से बाहर निकले ना। तो आपको रिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहते हो यार भूल जा दो, तो आप रिवीजन कर लो, आपके लिए बेटर रहेगा। बस यही फॉर्मूला है 90% अबव लाने का, कि नोट्स शिद्दत से बनाओ, पूरी मेहनत से बनाओ और अच्छे से समझ के बनाओ, और लास्ट टाइम पे अच्छे से नोट्स पूरे पढ़ के जाना, कुछ मत छोड़ना, चाहे कितना भी कम टाइम क्यों ना रह जाए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए
प्रैक्टिस करते रहो, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। बाय बाय।